नमस्कार, चर्चा टुडे में आपका स्वागत है। समाज में रिश्ते दरक रहे हैं, मूल्य खत्म हो रहे हैं, संस्कारों का अब मजाक बन रहा है। जी हाँ, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि आज के डेट में जो कुछ भी हो रहा है, जो बड़े बड़े घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, वो इसी बात की गवाही दे रहे हैं। अभी राजा रघुवंशी और सोनम प्रकरण जो हुआ है, विवाह के बाद हनीमून पर ले जाके राजा रघुवंशी के साथ जो घटना की गई, वो यही दर्शाती है आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसके पहले भी मेरठ में इस तरह की घटना हुई। ऐसी हजारों सैकड़ों घटनाएं सामने आ रही हैं, महिलाओं के द्वारा भी, पुरुषों के द्वारा भी। समाज ऐसा क्यों हो रहा है, आज हमारी चर्चा इसी पर केंद्रित है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया आपका। जो ये कांड हुआ है, जो ये कांड हो रहे हैं, महिलाएं ऐसा करती हैं तो ज्यादा हाइप होता है। इसलिए होता है कि उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। हम लोग के यहाँ एक बचपन से मेरे दादाजी कहते थे कि महिलाओं पर ही जो है ये समाज टिका हुआ है। मतलब जो पुरुष समाज शुरू से थोड़ा सा उच्छृंखल था, लेकिन एक उनमें जो संस्कार थे वो बचा ले जाती थी अपने परिवार को, अपनी फैमिली को। यदि कोई बिगड़ा भी है तो उसको भी सुधार लेती थी। तो अब उनमें भी ये विकृतियां आ रही हैं, तो अब दोनों वही हो जाएंगे तो क्या होगा, और ये हो क्यों रहा है? पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा और साधुवाद कहूंगा कि इस तरह के प्रश्न चर्चा टुडे के आप अपने चर्चित कार्यक्रम में उठाती रही हैं, जो समाज उपयोगी है। लोगों को कहीं ना कहीं इससे संदेश मिलता है और इस तरह की चर्चा होनी चाहिए। जो मेन लाइन मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, उस पे ऐसे प्रकरण इस तरह से नहीं डिस्कस किए जाते हैं जहां पे कुछ मिल पाए। उसको सेंसेशन बनाने की कोशिश की जाती है। दरअसल इन प्रकरणों की चर्चा इस उद्देश्य से ही की जानी चाहिए, जैसा कि आप कर रहे हैं, कि लोग इससे सावधान हो, सचेत हो कि आखिर हमारे परंपराओं के टूटने का ये सिलसिला जो है वो क्यों टूट रहा है। विश्वास की डोर जो है, पति पत्नी का संबंध है ना, 7 जन्मों का संबंध, बिल्कुल है ना, वो ऐसे धराशायी हो जाए, ऐसे टूट जाए जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जिस तरह से चीजें हो रही हैं, तो राजा रघुवंशी और सोनम प्रकरण जो है, उसमें तो ये विश्वास ही नहीं होता है कि जिस वर वधू को आशीर्वाद ये मिल रहा है, आशीर्वचन मिल रहे हैं लोगों के, मेहमानों के सदा सुहागिन रहो, है ना, सदा संपन्न रहो, सदा सुखी रहो, परिवार पले बड़े, है ना, पल्लवित हो और खुशियों का हर तरफ विस्तार हो, वो जो है अपने रिश्तों को इस तरह से इस अंजाम तक पहुंचा देता है जिसपे विश्वास ही नहीं होता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, हाँ, तो मुझे लगता है कि आप थोड़े से असहमत हो सकती हैं कि भाई महिलाओं जब ऐसा करती हैं तो क्यों होता है। जब सशक्तिकरण की बात हम लोग करते हैं ना, आप कई मौकों पर महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती हैं, तो मैं ये हमेशा कहता हूं कि महिलाओं का सशक्तिकरण सही मायनों में क्या है कि उनकी जो मानसिक जो डेवलपमेंट है, मानसिक विकास है, वो उस स्तर का बनाया जाना चाहिए, है ना। सामान्य लोग, ये जो प्रकरण सामने आ रहे हैं ना, उसकी मुझे वजह सबसे बड़ी यही लगती है कि सशक्तिकरण को इन लोगों ने अलग ढंग से ले लिया है। देखिए, अलग ढंग से ले लिया है ऐसे लोग नहीं, मतलब हाँ, आप इसको अनावश्यक रूप से ना लें, अनावश्यक नहीं ले रहे। ये जो उदाहरण सामने आते हैं, नहीं अनावश्यक, ये सोनम का जो उदाहरण सामने अनावश्यक नहीं ले रहे हैं खालिद जी। लेकिन हम एक बार फिर ये प्रश्न आपके सामने, फिर ये असहमति आपके सामने जताएंगे। इसलिए जताएंगे कि इस तरह के घटनाक्रमों का सशक्तिकरण से कोई लेना ही देना नहीं है, पहला नंबर। और इस तरह के घटनाक्रम का महिला से कोई लेना देना नहीं है। पूरा समाज विकृत हो रहा है। सारा समाज जब विकृत हो रहा है तो पुरुष भी हो रहे हैं, महिलाएं भी हो रही हैं। एक निर्भया के साथ जो हुआ वो कौन की? पुरुष था ना। जो इस तरह की जो कांड या विकृतियां आ रही हैं, हम लोग छोटे छोटे थे, हमको कभी नहीं सुनने में आया कि
किसी पति ने इस तरह से बेरहमी से मार दिया अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को दूसरी औरत के चक्कर में, या ऐसा वैसा, या ऐसा कभी हमने नहीं सुना कि किसी पत्नी ने ऐसा कांड किया। रेयरेस्ट केस होता था, ऐसा नहीं कि नहीं होता था, लेकिन बहुत रेयर। लेकिन कारण ये है, तो हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि ये महिला या पुरुष से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये समाज विकृत हो रहा है, इसीलिए सब लोग विकृत हो रहे हैं, महिलाएं भी हो रही हैं, पुरुष भी हो रहे हैं। और समाज विकृत क्यों हो रहा है, सवाल ये। तो समाज विकृत इसलिए हो रहा है कि परिवार का विखंडन हो रहा है, समाज का विखंडन हो रहा है, जिसके चलते मूल्य धराशायी हो रहे हैं, संस्कार धराशायी हो रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है सुनीता जी कि आज के समय में करियर पे ज्यादा जोर है। हाँ, संस्कार देने पे जोर नहीं है। पहले जो एजुकेशन सिस्टम हमारा था, शिक्षा पद्धति थी, उसमें नैतिक मूल्यों का पाठ जो है वो आवश्यक होता था। नैतिक शिक्षा, मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में था तो हमारे कोर्स में नैतिक शिक्षा की भी एक पुस्तक हुआ करती थी, और उसको हम लोग बड़े इंटरेस्टिंग वे में पढ़ते थे। ठीक है, कुछ जातक कहानियां, कुछ इधर उधर की कहानियां जो रहती थी, जो कम से कम आपको मूल्य प्रदान करती थी, और जो शिक्षा जो थी वो मूल्यप्रक शिक्षा थी। आज क्या है कि शिक्षा मतलब बच्चों को ये बताया जाता है कि भाई आपने नौकरी पा लिया, आप सफल हो गए। सफल हो गए। हाँ, तो वो अपनी सफलता इसी में देखता है। आज के इसके पास कितना गाड़ी है, कितने फैशनेबल कपड़े हैं। नवी वक्त देखिए, नौकरी तो जरूरी है, आवश्यक तो है, लेकिन नौकरी हासिल कर लेना जीवन का अंत नहीं है। है ना, जीवन का एक हिस्सा है वो। बिल्कुल। बिना मूल्यों के अगर नौकरी भी कोई कर रहा है तो उससे आप नैतिकता की अपेक्षा नहीं कर सकती हैं। अगर मूल्यों के साथ कोई नौकरी कर रहा है तो वो समाज के लिए उपयोगी होगा। है ना, जैसे अगर हम पत्रकारिता कर रहे हैं और मूल्यपरक पत्रकारिता कर रहे हैं, मूल्यों के साथ पत्रकारिता कर रहे हैं, तो हम पत्रकारिता के सिद्धांतों को बचाकर संजोकर रखेंगे और उस पत्रकारिता से समाज को फायदा होगा। बिल्कुल। लेकिन अगर हमने पत्रकारिता केवल इस दृष्टिकोण से करनी है कि हम नौकरी कर रहे हैं, इसके बदले में मुझे एक सर्टेन अमाउंट मिलेगा और इसी से हम सेटिस्फाइड हैं, तो हम हर तरह के हथकंडे अपनाएंगे जो नैतिक हो, अनैतिक हो। बिल्कुल। तो ये शिक्षा, मुझे लगता है कि शिक्षा आपकी इसी बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि आप देखिए कि सिर्फ आप रिश्तों के स्तर पर ही नहीं, हर स्तर पर गिरावट कैसे आई है, ये तो बड़े लोगों की बात है। छोटे छोटे बच्चों को आजकल देख लीजिए, यदि 2 साल का बच्चा है, आप मोबाइल लेके उसके हाथ से देख लीजिए, वो तांडव मचा देता है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। हम लोग जब छोटे थे तो ऐसा नहीं, गुस्सा नहीं करते होंगे, जरूर करते होंगे, लेकिन उस स्तर का गुस्सा, हिंसा, क्रोध से भरे हुए बच्चे हैं आज के, क्रोध से और हिंसा से भरे हुए, जो कि हमने बचपन में नहीं देखा। हम लोग को बस खेलना कूदना, घूमना फिरना, मौज मस्ती वाली जो हम लोग का बचपन, वो याद है। आजकल के बच्चों को देखिए, हिंसा और क्रोध से भरे हुए। तो जो हिंसा आ रही है वो कहां से आ रही है? सवाल यही है कि जो हिंसक वृत्तियां बढ़ी हैं वो कहां से बढ़ी? तो वो इसलिए बढ़ी हैं कि पहला तो ये कि एकाकी परिवार, सिंगल फैमिली में अकेले हैं आप, अवसादग्रस्त हैं। दूसरा, जो समाज की निगरानी थी वो कमजोर पड़ी है। पहले हम लोग छोटे थे तो मोहल्ले के भी अंकल आके एक थप्पड़ मार सकते थे, क्यों घूम रहे हो, फालतू बाहर जाओगे। ये लड़कों को ये मार सकते थे। नहीं, हम लोगों ने मार खाई है। मोहल्ले के चाचा जी से हम लोगों ने मार खाई है कि भाई तुम गंदगी में क्यों खड़े हो, यहाँ गेंद क्यों उठा रहे हो। भाई कॉलोनी में जो अपने माता पिता से पहले अपने मोहल्ले के चाचा जी से हम लोग नुक्कड़ पे खड़े होने के पर बच्चों को डांट पड़ जाती थी, क्यों फालतू खड़े हो, जाके घर में जाओ, पढ़ाई करो। ये बातें हम लोग को किसी से भी सुनने को मिल जाती। तो एक समाज का नियंत्रण था, एक समाज का नियंत्रण था, एक परिवार का नियंत्रण था। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो जो समय था 100% अच्छा ही था, बहुत सारी विकृतियां उसमें भी थी, बहुत सप्रेशन भी था, लेकिन लिबर्टी विद इन बाउंड्री, और ये हमेशा के लिए है, वो किसी के लिए, लिबर्टी विद इन बाउंड्री, it should not be beyond boundary। जैसे ये कभी भी कोई भी परिस्थितियां हो कालो। अब भी जो ये कल्चर चला है, ये
वेस्टर्न से आयातित विचार है, ये हमारे भारतीय संस्कृति का विचार नहीं है। आजकल के बच्चे बहुत कॉमन इसको यूज करते हैं। अभी जो कल्चर चला है कि खुद के लिए जियो, खुद के लिए सोचो, तो जब आप स्वयं के लिए जीना, स्वयं के लिए सोचना शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं आपसे जुड़े हुए लोग हैं जिनके लिए आप सोचते हैं, उनके लिए सोचने में आपको कमी आएगी। और यही से सेल्फिशनेस की शुरुआत होती है। यही कारण है कि एक माँ अपने पति के साथ तो जो गलत करती है, जो मेरठ में हुआ था कांड, वो उस मासूम गुड़िया को भी नहीं देखी, वो अपनी बच्ची को भी नहीं देखी बच्चे के साथ कि उसका क्या होगा। बिल्कुल ये नोट में आपका बहुत गंभीरता से इसको पकड़ रहा हूँ। इस पे अपनी भी मैं राय रखना चाह रहा हूँ कि यही है कि आप जब सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, इस तरह से स्वार्थी हो जाते हैं, तो यही पाशविकता आप में आती है, डेवलप कर जाती है ना। यही तो फर्क है ना, मनुष्य में और पशु में क्या फर्क है। सबसे बड़ा फर्क तो यही है कि वो अपना खाना किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, वो छीन लेता है, नोच लेता है। पशु यही कहते हैं ना हम लोग। कुछ जो अपवाद है उनकी मैं बात कर रहा नहीं। कई मौकों पे तो जानवर ऐसे होते हैं कि वो इतने वफादार होते हैं, तो वो अलग चीज है। लेकिन एक जनरल जो पशु का जो कंसेप्ट है, पशु और जो मानव है, उसमें जो फर्क है वो यही है कि हमारे अंदर दया, परोपकार, सहिष्णुता, भाईचारा जो भी है वो होना चाहिए, जो पशुओं में नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। स्वार्थ उनके लिए सबसे फर्स्ट मी, ये कंसेप्ट पशुओं का है। और यही पाशविकता जो है अब हमारे अंदर आ रही है, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि हम स्वार्थी होते जा रहे हैं। मतलब मेरा कल्याण हो जाए, है ना भाई। एक कहा जाता है कि एक माँ के लिए उसके बच्चे से प्रिय दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल। लेकिन आज ये स्थिति आ गई है कि वो बच्चा भी इग्नोर्ड है। माँ खुद के लिए सोच रही है, हम अपने लिए जिएंगे। पुरुष खुद के लिए सोच रहा है, वो भी अपने बच्चों को नहीं देख रहा है कि भाई, सपोज कीजिए एक परिवार ही टूटता है, आप तो अपने स्वार्थ में तोड़ लिए, शायद आपको कोई सुख ना हो, सुकून नहीं हो, लेकिन आपका सुख ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उस बच्चे का सुख ज्यादा महत्वपूर्ण। बिल्कुल। एक बच्चे से पूछिए कि वो माता या पिता से अलग होने पर उसकी क्या स्थिति होती है। आपने इस विषय पर बहुत काम किया है सुनीता जी, तो मैं इसका लाभ लेते हुए हमारे सुनने वाले जो हमारे चर्चा टुडे से जुड़े हुए तमाम दर्शक हैं, उनके लिए उन तक ये संदेश पहुंचे, आपका अनुभव जो है, तो मैं सवाल की शक्ल में अपनी बात रख रहा हूँ आपसे। मेरा सीधा ये सवाल है कि अगर ये सब कुछ हो रहा है ना, विवाह बंधन इस तरह से टूट रहे हैं, और जिस तरह से टूट रहे हैं, विवाह का टूटना एक अलग बात है कि पति पत्नी के बीच में दुराव आ गया और लंबे समय तक वो रहा, साथ रहने की स्थिति नहीं है तो डिवोर्स हो गया, है ना, तलाक हो गया। लेकिन ये जिस तरह से जो मतलब सोनम और राजा रघुवंशी का मामला है, या कुछ इस तरह के जो अन्य मामले हैं, वो समाज को एक अलग दिशा में कहीं लेकर ना चले जाए, ये डर भी है। क्योंकि ये उदाहरण अगर लोगों ने कॉपी कर लिया, जो कि गलत उदाहरण है, लेकिन इसकी संभावना तो है, डर तो है कि कुछ लोग इसको कॉपी कर सकते हैं। इसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, रोकने हमारी कोशिश ये होनी चाहिए। रोकने का भी वही तरीका है कि आपको पीछे जाना होगा। पीछे जाने का मतलब ये है कि पीछे जाना है, सेपरेशन के लिए पीछे नहीं जाना है, लेकिन परिवार को जोड़ना होगा, फैमिली के कॉन्सेप्ट को जोड़ना होगा, ज्वाइंट फैमिली को जोड़ना होगा, समाज को जोड़ना होगा। समाज से जुड़ के रहिए, परिवार से जुड़ के रहिए। एकाकी सिर्फ मोबाइल और टीवी की दुनिया में और वर्चुअल दुनिया में रह के आदमी दिमागी रूप से असंतुलित हो रहा है। ये संतुलित व्यक्ति का काम थोड़ा है। आप सशक्तिकरण कह रहे हैं, कोई सशक्त महिला ऐसा कर ही नहीं सकती। तो ये तो समझिए कि असंतुलित विकास ये का नतीजा। ये देखिए, ये सब कांड चाहे पुरुष करे या महिला करे, वो सशक्त हो ही नहीं सकता। कमजोर है, कमजोर है। सशक्त व्यक्ति कभी ऐसा कदम नहीं उठाएगा। बिल्कुल। उसके बहुत सारे तरीके, हम नहीं जाएंगे, हमको नहीं रहना है किसी के साथ, हम नहीं रहेंगे। तो वो बात ये है कि अब इसका मेरे दिमाग में जो सोल्यूशन आता है, वो पहला सोल्यूशन ये है कि शिक्षा को मूल्य परक बनाया जाए। कहीं ना कहीं हमको प्राचीन पद्धति, हमको लगता है नैतिक शिक्षा को पार्ट बनाइए। नहीं, नैतिक शिक्षा नहीं, हमको लगता है आप पूरे प्राचीन पद्धति को उठाइए, जो
गुरुकुल टाइप की शिक्षा पद्धति। बच्चा रहे तो वो मेडिटेशन भी सीखे, वो एक्सरसाइज भी सीखे, उसको लिमिटेड मोबाइल यूज दिया जाए, मतलब एक हॉस्टल लाइफ जो हो वो ऐसी हो, उसको ध्यान सिखाया जाए, उसको जो काम कराया जाता था पहले बच्चों को, गुरुकुल का सब काम, खाना बनाने से लेके सब काम कराया जाता था, वो करे, वो श्रम करना भूल गया है बच्चा। वो सादगी में रहे, जैसे लोगों को सादगी में रहना रहता था। चाहे आप राजा के घर के भी लड़के हैं तो आप एकदम एक कपड़ा पहन के रहेंगे, बाल मुंडवा के रहेंगे, आप कोई मुकुट नहीं, कोई सजावट नहीं, कोई श्रृंगार नहीं। तो आप ट्रेंड करते थे बच्चे को आगे आने वाले जीवन के लिए। ब्रह्मचर्य का पालन सिखाया जाता था कि नहीं, 25 साल तक आपको ब्रह्मचर्य। क्यों? क्योंकि आप खुद पर कंट्रोल करना सीखेंगे। तो हमको लगता है कि ठीक है, पूरी तरह से उस ढंग से पद्धति का पालन करना नहीं, लेकिन हमारा जो सिलेबस होना चाहिए, हमारे जो पाठन की शैली होनी चाहिए, जो पढ़ाने का तरीका होना बड़ी चाहिए। बात आप कह रही हैं कि जो हमारी जो पठन पाठन की हाँ, पद्धति है, शिक्षा की जो पद्धति है, उसमें थोड़ा परिवर्तन की आवश्यकता है। तो अब जब परिवर्तन की हम इस बात करें तो इसमें सरकार की दखल अंदाजी होनी चाहिए, सरकार की भूमिका आ गई है। तो जो व्यवस्था के पार्ट है उनसे हम लोग जरूर ये अपील करें कि भाई देखिए, इस पे बड़े कानून अपनी जगह पे है, बाकी सारी चीजें अपनी जगह पे है। इन सब के बावजूद ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ऐसे प्रकरण सामने आ रहे हैं, समाज पर जिसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है, और अगर ये कहीं ट्रेंड बन गया तो ये हम सब के लिए बहुत ही संकट की स्थिति होगी। तो यहाँ पे हस्तक्षेप जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। अब जैसे देखिए, अब आप कंक्लूड कर सकते हैं। जी। जैसे मानसिक रूप से जो बीमार लोग हैं, ये लोग मानसिक रूप से बीमार लोग हैं। ये मानसिक बीमार क्यों हो रहे हैं? ये प्रकृति से कट गए, ये श्रम से कट गए, ये फिजिकल एक्सरसाइज इनकी खत्म हो गई, मेडिटेट करना खत्म हो गया। जैसे म्यूजिक सुनना भी एक तरह का मेडिटेशन है, आप घर का काम कर रहे हैं वो भी मेडिटेशन है। तो हमको लगता है कि घर में भी ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए, और जो जहाँ वो पढ़ने जाते हैं, जहाँ शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, वहां भी ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो, इस तरीके से उनको ट्रेंड किया जाए कि सिर्फ वो किताबी कीड़ा ना रहे, वो पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से सबल और मजबूत बन के निकले। बिल्कुल। और तभी होगा। इसकी शुरुआत पहले घर से करनी होगी, फिर थोड़ा सोसाइटी उसको देखे, और उसके बाद जो हमारे शिक्षा के मंदिर है वो देखें, और इसके लिए सरकार को पहल करनी होगी। मैं एक लाइन अपनी तरफ से कहना चाहूँ कि ये सारे प्रकरण जो सामने आते हैं वो अलार्म है हमारे लिए। बिल्कुल, हमारे लिए अलार्म है। हमें जागना होगा, हमें सावधान होना होगा, सतर्क होना होगा, ताकि ऐसे उदाहरण और सामने ना आ सके और हमारा समाज जो है इन चीजों से बचा रहे। तो सरकार से निवेदन है कि बीमार होते समाज को, बीमार होते देश को, बीमार होते हमारे देश के युवाओं को बचाने के लिए कोई ना कोई ऐसा प्रयास जरूर करे, ताकि इस तरह की विकृतियों पर काबू पाया जा सके। दर्शकों, हमारी ये चर्चा कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।